हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम अपनी बुक आरोह का एक नया चैप्टर आपके सामने आज लेकर आए हैं। ये एक हास्य व्यंग से भरा हुआ चैप्टर लिखा है कृष्णचंद्र जी ने। चैप्टर का नाम है जामुन का पेड़। किस एक पेड़ के गिरने से किस तरीके से चीजें सामने आती हैं, ये इस पाठ के अंदर दिखाया गया है। उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दब जाता है और वो दब गया। उसके बाद क्या खलबली मची कितने सारे डिपार्टमेंट में, लेकिन वो व्यक्ति उस पेड़ के नीचे से नहीं निकल पाया तो नहीं निकल पाया। ये एक व्यंग तो ही है, लेकिन एक तंज भी है उन सुस्त डिपार्टमेंट्स के लिए जो अपने काम से भागते हैं, जहां इन डिपार्टमेंट्स में सिर्फ तकनीकी ही रह गई है, जहां मानवता मर चुकी है। तो ये एक तरीके से अगर हमको हंसा रहा है तो साथ ही साथ इन डिपार्टमेंट्स पे व्यंग भी कर रहा है कि ये किस तरीके से कार्य करते हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी मानवता नहीं रह गई है। तो देखते हैं कृष्णचंद्र द्वारा लिखित जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है। यानी कि अगर किसी चीज को हमें हंसाना है, आप लोगों को जैसे हंसाना है, तो किसी चीज को हम ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजें प्रस्तुत करेंगे तो ये परिपाटी खाली आप इस पाठ में ही नहीं देखेंगे। ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है कि ऐसा होता आया है, और ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है। यानी कि इस कहानी में भी ऐसी ही एक चीज है, इसीलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगती हैं। यानी कि घटनाएं जो हैं वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही हैं और जो विश्वास करने लायक भी नहीं लगती। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ यह स्पष्ट करता है कि कार्यालय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यप्रद है। तो मतलब ये कहानी हमको ये बता रही है कि कार्यालय यानी कि ऑफिसेज में जो कार्य की पद्धति है, यानी कि जो कार्य करने का तरीका है, वो कितना ही ज्यादा आपको विस्तार पूर्वक है, यानी कि कितना ही लंबा कर देते हैं वो लोग, और साथ ही साथ हंसाने वाला भी है। यह व्यवस्था के संवेदनशील और अमानवीयता के रूप को भी बताता है। यानी कि जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में संवेदना नाम की चीज नहीं, किसी के लिए हम सिंपैथी नहीं रखते हैं, हम सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। तो ये हो गई संवेदनशीलता और अमानवीयता। जो मानवीय गुण हैं वो व्यक्तियों में नहीं दिखते हैं। कारण मानवीय गुण क्या है, हम इंसान ही तो दूसरों की फीलिंग समझ सकते हैं, जानवर तो नहीं समझेंगे, पेड़ पौधे तो नहीं समझेंगे। तो वही दिया है कि वो जो मानवीय गुण है वो उनमें कहीं लुप्त पाए जाते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं हम। रात को चली आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ गिर गया। सचिवालय सेक्रेटरीट में एक जामुन का पेड़ लगा था, रात में आंधी चली तो वो पेड़ गिर गया। सुबह माली ने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने यह सूचना तुरंत चपरासी को दी। इस तरह मिनटों में दबे आदमी के पास भीड़ इकट्ठा हो गई। तो अब जैसे ही चपरासी को पता चला, देखा कि पेड़ गिरा है, उसने अधिकारियों को दी, और देखते ही एक खबर बहुत ज्यादा तक फैल गई और बहुत सारे लोग उस दबे हुए व्यक्ति के पास में पहुंच गए। क्लर्कों को रसीले जामुन की याद आ रही थी, तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। तो जो क्लर्क, ऑफिस के जो क्लर्क निकल के उस जामुन के पेड़ के पास आए थे, उनको उस जामुन के पेड़ पे लगे वो रसीले जामुन याद आ रहे थे। मतलब वो व्यक्ति दबा है, उसके अंदर की सहानुभूति नहीं है, उन्हें जामुन याद आ रहे थे। तो तभी वहां माली आया। माली ने उस व्यक्ति के बारे में पूछा जो पेड़ के नीचे दबा हुआ था। उन्हें उस आदमी के जीवित होने में संदेह था, तभी वह दबा आदमी बोल पड़ा। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुपरिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। तो उस जामुन के पेड़ के नीचे जो है व्यक्ति दबा हुआ था, तो ये पूछा गया कि पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं जिंदा है। तो देखा, इतने में वो आदमी बोल पड़ा कि नहीं, मतलब मैं जिंदा हूं, ये उसने सबूत दिया कि नहीं मैं जीवित हूं। तो माली ने कहा कि तुरंत ही इस पेड़ को हटाकर उस व्यक्ति को निकाला जाए। तो तुरंत ही जो वहां सुप्रिटेंडेंट खड़ा था उसने कहा कि नहीं, मुझे जो है अपने ऊपर के अधिकारी से बात करनी होगी, तब इस पेड़ को हटाएंगे हम, अभी रुको। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर के पास पहुंची।
तो मतलब आप देखिए, उस पेड़ को हटाने के लिए चपरासी से क्लर्क से सुप्रिंटेंडेंट, सुप्रिंटेंडेंट से पहुंची डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर, मगर पेड़ नहीं हटा अभी तक। मिनिस्टर तक ये बात पहुंच चुकी है कि एक पेड़ गिर गया है और पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची और फाइल चलती रही। मंत्री ने कुछ आदेश दिया और अपने सेक्रेटरी से बात कही और वही चीज आगे फाइल बढ़ाई गई। दोपहर को भीड़ इकट्ठा हो गई, मतलब दोपहर तक अच्छी खासी भीड़ वहां सचिवालय कैंपस में आ चुकी थी। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी इजाजत के बिना पेड़ हटाना चाहते थे। वहां पर कुछ ऐसे क्लर्क भी थे, वो ये कह रहे थे होगी सरकारी की आज्ञा, कोई बात नहीं, ये आदि व्यक्ति मरा पड़ा है, हमें पहले पेड़ हटाना चाहिए, जब आएगी तब आएगी, देखा जाएगा। कि तभी सुप्रिंटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया। वो हटाने ही जा रहे थे कि सुप्रिंटेंडेंट साहब फाइल लेकर भागते भागते आए। कहा कि ये काम कृषि विभाग का है, मतलब पेड़ से रिलेटेड है तो किससे हो गया, कृषि विभाग से रिलेटेड हो गया। इसका काम हम सचिवालय वाले लोग नहीं कर सकते, इसे कृषि विभाग की तरफ ट्रांसफर किया गया। वह उन्हें फाइल भेज रहा है, मतलब कृषि विभाग को फाइल भेजी जा रही है। कृषि विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी। अब कृषि विभाग ने किसने बोल दिया कि नहीं, ये व्यापार विभाग का काम है, व्यापार विभाग वो पेड़ हटवाएगा। व्यापार विभाग ने कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डाल के अपना पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है, आप करिए, हमसे मतलब नहीं। मतलब सब एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे थे, आप करिए, आप करिए, आप करिए, आपका काम है, लेकिन कोई पेड़ नहीं हटा रहा था। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही, मतलब एक दिन व्यक्ति दबा उसके नीचे, वो पड़ा रहा, और दूसरे दिन भी वो उसी के नीचे दबा रहा और फाइलें दौड़ती रही। शाम को इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि ये फलदार पेड़ था। अब ये जो पेड़ गिरा, ये एक फलदार पेड़ था, इसलिए ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भेज दिया गया, जहां पर फलदार पेड़ों के बारे में जो है डिसीजन लिए जाते हैं। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। अब भाई 2 दिन हो गए थे, तो माली दाल भात बना के ले आया और उस दबे हुए आदमी को खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। उस आदमी को कोई पेड़ हटाकर निकाल ना दे, इसलिए वहां पर पहरा भी लगवा दिया गया था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर पर चल रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब क्या हुआ कि वो आदमी दाल भात खा रहा था, तो बातों बातों में माली ने उससे पूछा क्या तुम्हारे परिवार में कोई है, तो उसने कहा कि नहीं, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं लावारिस हूं। अब तीसरे दिन क्या हुआ कि हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब ये आया कि आजकल जो है पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है, इसलिए हम जामुन के पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकते, तो उसको नहीं काटा गया। एक मनचले आदमी को काटने की बात की। अब क्या हुआ, पेड़ नहीं काटा जाएगा, मगर एक व्यक्ति ने बोला क्यों ना आदमी को काट के निकाल लिया जाए। पेड़ नहीं काटा जा सकता तो क्या हुआ भाई, आदमी तो काटा जा सकता है, आदमी को काट लेते हैं, इससे पेड़ बच जाएंगे, मतलब पेड़ बचा रहेगा और समस्या हल हो जाएगी। दबे हुए आदमी ने इस पर आपत्ति की कि ऐसे में तो वो मर जाएगा। तो दबा हुआ आदमी बोला कि अगर तुम मुझे काट के निकालोगे तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो जीवित ही नहीं रहूंगा। आदमी काटने वाले ने अपना तर्क दिया, आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है, यदि आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। तो जिस व्यक्ति ने ये सजेशन दिया था कि आदमी को काटा जाए, तो उसी ने बोला कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी तो बहुत जोरों से चल रही है, अगर प्लास्टिक सर्जरी का आपको काट के निकाल प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ दिया जाएगा, क्यों ना ऐसा कार्य करके देखा जाए। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग भेजी गई। अब ये बात हुई तो फाइल कहाँ भेज दी गई, मेडिकल विभाग में। भाई आदमी काटने का काम तो मेडिकल विभाग का है, तो मेडिकल विभाग में भेज दी गई। वहां से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है, किंतु आदमी मर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आदमी को हम काट के निकाल लेंगे, प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ देंगे, लेकिन आदमी जीवित नहीं बचेगा। अतः यह फैसला रद्द हो गया, मतलब इस फैसले को रद्द कर दिया गया। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी। अब देखिए तीसरा दिन भी खत्म हो गया, रात में बोला गया कि
जो है सचिवों की बैठक होगी कल, तो उसमें जरूर कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा तुमको निकालने का। वहां केस सुलझने के आसार हैं, दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया। तो उसने क्या बोला था, सचिवों की मीटिंग होगी तो जो है वहां पर कुछ ना कुछ हल निकल आएगा, केस सुलझ जाएगा। तो इधर जब माली बता रहा था तो नीचे जो दबा हुआ व्यक्ति था उसने एक शेर सुनाया। क्या सुनाया, यो तो माना कि तगाफुल ना कराने, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये एक शेर उस व्यक्ति ने सुनाया तो इस शेर से फिर एक पिक्चर बदल गई। क्या हुआ, यह सुनकर जो माली है वो बहुत हैरान हो गया। आदमी को शायर होने की बात सारे सचिवालय में फैल गई और फिर यह चर्चा शहर में फैल गई और तरह तरह के कवि व शायर वहां इकट्ठे हो गए। अब ये बात सचिवालय में फैली और सचिवालय से धीरे धीरे पूरे शहर में फैली और शहर में फैलने का नतीजा ये हुआ कि शहर भर के जितने शायर और कवि थे वो सभी आकर उस आदमी के पास एकत्र हो गए। जो आदमी दबा था, क्योंकि पता चला कि वो शायर है, वे सभी अपनी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। अब वो व्यक्ति जहां नीचे दबा था वहां पर मुशायरा शुरू हो गया एक तरीके से, क्योंकि सब अपनी अपनी कवि जो है जितनी शायरियां हैं वो सुनाने में लगे पड़े थे। कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। अब कई तो शायर ऐसे थे कि जब कविता सुना रहे थे, जो कवि लेखक सुना रहे थे, तो वो बोलने लगे कि दबे हुए आदमी से कि नहीं, आपको हमारी कविता की आलोचना करनी होगी, आपको बताना होगा कि इसमें क्या चीज गलत है। इस तरीके से उस दबे हुए आदमी का दर्द नहीं देख रहे थे, वो तरह तरह की बात कर रहे थे। जब ये पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति कवि है तो सब कमेटी ने मामला कल्चर डिपार्टमेंट को सौंप दिया। अब क्या हुआ, जब पता चला कि दबा व्यक्ति शायर है तो कल्चर डिपार्टमेंट के पास में ये फाइल चली गई, क्योंकि आदमी का मामला था तो ये अब कल्चर डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची। अब वहां डिपार्टमेंट के जो हेड थे साहित्य अकादमी के, उनके पास में ये फाइल पहुंचाई गई। सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंच गए। तो क्या हुआ, जब उन्होंने बोला कि भाई शायर है तो चलो एक बार इंटरव्यू तो लिया जाए कि कौन सा शायर है, क्या है, पता तो चले। तो वो वहां पहुंच गए। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है तथा कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। अब जब इंटरव्यू लेने पहुंचे तो पता चला कि उस व्यक्ति का उपनाम होता है ना, कवियों के नाम दे दिए जाते हैं उपनाम, तो उसका नाम उपनाम ओस है और उसका लिखित ओस के फूल एक गद्य संग्रह अभी कुछ दिन पहले ही प्रकाशित हुआ है। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक उसकी अकादमी का सदस्य नहीं है। तो अब जो साहित्य अकादमी का सचिव आया था उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना बड़ा शायर है और हमारी अकादमी का सदस्य क्यों नहीं है, ऐसा तो बहुत गलत है, सदस्य होना चाहिए उसे। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव ने उसे आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी। अब ये पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हो तुम, तो क्या हुआ, उसने आदमी ने बेचारे ने कहा मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। तो उसने आश्वासन दिया कि हम अवश्य निकालेंगे और वो सचिव वहां से चला गया। दूसरे दिन आता है और उस व्यक्ति को बधाई देता है कि हमने आपको साहित्य अकादमी का सदस्य जो है चुन लिया है। आदमी ने उस पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की तो उसने असमर्थता दिखाई। जब उसने कहा कि ठीक है भाई, सदस्य चुन लिया, मुझे तो उस पेड़ के नीचे से निकालो, कृपया करके मुझे निकालो, तो उसने बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। असमर्थता मतलब मेरे सामर्थ्य के परे है, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो वे उसकी बीवी को वजीफा दे देंगे। कहने का मतलब अगर तुम मर गए तो उसके बदले में हम तुम्हारी बीवी को पैसे देंगे, हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देंगे। उसके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है, पेड़ काटने का काम आरी आरी कुल्हाड़ी से होगा। तो उसने बोला कि हमारे विभाग का कार्य क्या है, कल्चर से रिलेटेड है, तो ये जो आरी कुल्हाड़ी का काम होता है ये हमारे उसका नहीं है, ये इसलिए हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। वन विभाग को लिख दिया गया है। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। कल्चर विभाग ने ये काम वन विभाग को सौंप दिया था।
फिर शाम हुई तो शाम को माली आया, माली ने ये चीज बताई कि आपके पेड़ को काटे जाने का कार्य जो है वो वन विभाग द्वारा को सौंप दिया गया है और कल जो है आरी कुल्हाड़ी लाके ये पेड़ काट दिया जाएगा। माली खुश हो गया, क्योंकि खुश था भाई आदमी निकल जाएगा। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। अब वन विभाग जब दूसरे दिन आरी कुल्हाड़ी लेकर आया तो विदेश विभाग से एक व्यक्ति आया, फॉरेन डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति आया और उसने ये कार्य रोक दिया कि ये कार्य नहीं कराना है। यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। अब क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जामुन का पेड़ पिटोनिया सरकार ने, जो पिटोनिया सरकार है वहां के प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले यहां पर लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे। दूसरे, पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है, तो उन्होंने कहा अगर हमने ये पेड़ काट दिया तो जो है वहां से हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे राज्य से। और रही बात, तो पिटोनिया सरकार हमारी बहुत हेल्प करती है, हमारे राज्य को बहुत एड देती है, इसलिए हम अगर काटेंगे तो उस सरकार से हमें वो सहायता प्राप्त होनी बंद हो जाएगी। दोनों देशों की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। तो ये बोला कि अगर दोनों देश के संबंध अच्छे बनाए रखने तो एक आदमी का बलिदान दिया जा सकता है, यानी कि उस आदमी को मरने छोड़ दिया जाए। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं, अब वे ही निर्णय लेंगे। तो अब क्या है, जो अंडर सेक्रेटरी थे उसने बोला कि प्रधानमंत्री जो विदेश दौरे पे गए थे अब वो वापस आ गए हैं, अब इसका फैसला कौन करेगा, अब वो ही लेंगे। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। अब सुप्रिंटेंडेंट साहब शाम को चिल्लाते हुए आए कि प्रधानमंत्री ने ये पेड़ काटने की जिम्मेदारी ले ली है, अगर कुछ भी होगा तो वो अपने ऊपर लेंगे, ये पेड़ जो है काट दिया जाएगा, मतलब कल काट दिया जाएगा, कल या पेड़ काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई, यहां बताया कि तुम्हारी फाइल पूरी हो गई, मतलब पेड़ काटने का निर्णय लिया तो जो अभी इधर हर डिपार्टमेंट में दौड़ रही थी अब वो फाइल पूरी हो गई, अर्थात तुम्हें जल्दी यहां से निकाल लिया जाएगा। परंतु कवि का हाथ ठंडा था। जब ये बात कवि तक पहुंची, जब छू के उसको देखा गया तो उसका हाथ ठंडा था। उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। व्यक्ति 5 दिन तक पेड़ के नीचे दबा रहा और सब फाइलें लेकर दौड़ते रहे, मगर कहीं कुछ ना हुआ। और जब काटने की बारी आई तब तक वो व्यक्ति मर चुका था। तो इस तरीके से कि हास्य व्यंग से तो था परिपूर्ण ये पाठ, लेकिन कई चीजें हमको हमारे सामने, जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको चैप्टर हमने पढ़ाया था जामुन का पेड़, ये कृष्णचंद्र जी द्वारा रचित एक हास्य व्यंग से पूर्ण जो है कहानी थी। इस कहानी में ये चीज हमको बताई गई थी कि किस तरीके से सिस्टम जो है वो एक व्यक्ति के प्रति संवेदनशील हो जाता है, उसके अंदर की जो सारी जो मानवता है वो मिट जाती है। वो सिर्फ ये देखता है कि हमें सिस्टम के तहत काम करना है और वो एक विभाग से दूसरे विभाग की तरफ फाइल दौड़ाता रहता है, मगर उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखता। और अंत में जब उस व्यक्ति को उस पेड़ के नीचे निकालने की बारी आती है तब तक वो व्यक्ति मर चुका होता है। तो अगर इस कहानी ने हमें कहीं ना कहीं हंसाया है तो बहुत सारा ये भी बताया है कि हम मानते हैं कि हमें सिस्टम में रह के काम करना चाहिए, लेकिन जहां मानवता की जरूरत है वहां हमें जरूर दिखाना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इनके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न हमारे सामने जो पूछा गया है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये एक वक्तव्य आपके सामने रखा गया है, मतलब एक स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है। अब इसी स्टेटमेंट पे आधारित आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आया है, यानी कि ये संवाद कहाँ बोला गया था, क्या हुआ था, ये बताना है। दूसरा, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है, मतलब लोगों का दिमाग कैसे सोचता है, हमें ये बताना है। तो पहला प्रश्न क्या है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आया है। ये संवाद सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन के पेड़ के गिरने से संबंधित है। रात की आंधी में सेक्रेटरीट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया।
उसके नीचे एक आदमी दम गया। सुबह माली ने उसे देखा और क्लर्कों को सूचना दे दी। वहां सभी इकट्ठा हो जाते हैं। वे सभी जामुन के पेड़ की प्रशंसा में चर्चा करते हैं, किंतु उन्हें उसके नीचे दबे व्यक्ति की कोई चिंता नहीं है। मतलब पेड़ गिरने के बाद सभी वहां आ जाते हैं, क्योंकि वो पेड़ से जो है ना इन सबको जामुन खाने को मिलते थे। तो सभी बोलते हैं कितने रसीले जामुन थे, हाय अब ये गिर गया पेड़, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन उन्हें उन पेड़ों के जामुन याद है, लेकिन जो व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ है और अभी भी जिंदा है, उसके दर्द को वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो ये प्रसंग आया था। दूसरा क्या था हमारा पास क्वेश्चन, इससे लोगों की कौन सी मानसिकता का पता चलता है। मतलब लोग क्या सोच रहे हैं, उनका दिमाग कैसा है, ये चीज हमें कैसे पता चलती है। तो दिया है, इससे लोगों की संवेदनशीलता तथा स्वार्थपरकता का पता चलता है। संवेदनशीलता मतलब उनके अंदर फीलिंग्स नहीं रह गई हैं, दूसरों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रह गई है, वो सिर्फ अपने लिए। स्वार्थपरकता मतलब सेल्फिश हो गए हैं, वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं कि हाय अब मुझे ये जामुन खाने को नहीं मिलेंगे, लेकिन दूसरे के लिए उनके दिल में कोई फीलिंग नहीं है, जो व्यक्ति उस पेड़ के नीचे दबा हुआ है। सरकारी अमले को जामुन के पेड़ से लाभ मिलता था, अतः वे इसके गुण गाते थे तथा उसके गिरने का दुख व्यक्त कर रहे थे। उन्हें दबे हुए जिंदा आदमी की पीड़ा से कुछ लेना नहीं देना नहीं था। मतलब जो व्यक्ति उस पेड़ के नीचे दबा हुआ था, उसकी तकलीफ से उनको किसी भी तरह का लेना या देना कतई नहीं था, कि ये उसको क्या तकलीफ हो रही है, कुछ नहीं, खाली सिर्फ उन्हें उनके जामुन नहीं मिलेंगे, उन्हें इस चीज की तकलीफ थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या आया, दबा हुआ आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली, इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। अब क्या था, जो व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा था उसे माली रात में दाल चावल वगैरह खिलाता है और उसको ये भी बताता है कि जो है दूसरे दिन बैठक होगी और उसमें जरूर कुछ फैसला लिया जाएगा तुम्हें यहां से निकालने का। तब वो एक शेर सुना देता है। अब जब वो शेर सुना देता है तो सभी जगह ये बात, जब माली दूसरे दिन सभी को बताता है तो पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति जो है वो एक कवि है। वहां पर सभी कवि एकत्र हो जाते हैं। इसी तरह वहां पर जो है साहित्य अकादमी के आदमी आते हैं, उसको सदस्य बनाते हैं और उसकी फाइल की यात्रा और लंबी हो जाती है, क्योंकि अब क्या है, ये जो है कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ चला जाती है फाइल। तो ये कई तरीके में चीजें चेंजेस होती चली जाती हैं। तो इनको लिखेंगे क्या हम, सेक्रेटरीट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ रात की आंधी में गिर गया, इसके नीचे एक आदमी दब गया, उसे बचाने के लिए एक सरकारी फाइल बनी, वह एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने लगी। माली ने उस आदमी को हौसला देते हुए उसे खिचड़ी खिलाई और कहा कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है। तब उस व्यक्ति ने आह भरते हुए गालिब का एक शेर कहा। शेर था, ये तो मानो कि तगाफूल ना करो ने, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो जैसे ही ये शेर सुनाया उसने, माली उसे पूछता है क्या आप कवि हैं या शायर हैं। उसने हाँ में सिर हिलाया कि हाँ मैं एक शायर हूं। फिर माली ने यह बात क्लर्कों को बताई। इस प्रकार यह बात सारे शहर में फैल गई। सेक्रेटरीट में शहर भर के कवि और शायर इकट्ठा हो गए, कि मतलब जितने भी शहर भर के शायर थे कि भाई हाँ हमारी बिरादरी का कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे दब गया है, इसलिए सभी उस सचिवालय के कैंपस में एकत्र हो गए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट को भेजी गई। कहा कि सचिव उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने और उसे अकादमी का सदस्य बना दिया गया है, किंतु यह कहकर कि पेड़ के नीचे से निकालने का काम उसके विभाग का नहीं है, वो फाइल वन विभाग को भेज दी गई। कि कल्चर डिपार्टमेंट ने कहा कि हम उसको नीचे से नहीं निकाल सकते हैं, तो ये कार्य वन विभाग का है। अब कल्चर डिपार्टमेंट से उसकी फाइल पहुंच गई कहां, वन विभाग की तरफ। इससे पेड़ हटाने या काटने की अनुमति मिलने का रास्ता और लंबा हो गया। जो अगर कल्चर डिपार्टमेंट चाहता तो वो उसी जगह वो पेड़ कटवा के उस व्यक्ति को वहां से निकाल सकता था, लेकिन उसने अपना काम आगे दूसरे विभाग को डाल दिया कि ये वन विभाग करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। क्यों दिया था, क्योंकि वो जामुन का पेड़ फलदार था, अभी भी वो फल दे रहा था, इसीलिए ये मामला कहां पर गया, हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ में गया।
कृषि विभाग वालों ने तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेती बाड़ी से संबंधित मामलों में फैसले लेने का अधिकार है। जामुन का पेड़ फलदार वृक्ष है, इसलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है, उन्हें इस विषय में फैसला लेना चाहिए। उन्होंने फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दी। यानी कि अब ये हमारे कृषि विभाग का कार्य नहीं है, ये हॉर्टिकल्चर विभाग का कार्य है। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की बात की गई है। अब आपको उन डिपार्टमेंट्स के नाम पूछे गए हैं, आपको बताना है, और वो डिपार्टमेंट क्या कार्य करता है आपको ये भी बताना है। तो क्या है, इस पाठ में सरकार ने निम्नलिखित विभागों की चर्चा की है। कौन कौन से विभाग हैं? व्यापार विभाग, पहला था व्यापार विभाग। इसका काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है, यानी कि देश में जितने भी तरह के बिजनेस होते हैं उनसे रिलेटेड रहता है। एग्रीकल्चर विभाग, इसका कार्य खेती बाड़ी से संबंधित है। खेत में क्या होना है, कैसी चीजें, जैसा भी है वो सभी कहाँ आता है? एग्रीकल्चर विभाग में आता है। हॉर्टिकल्चर विभाग, यह विभाग उद्यानों का रखरखाव करता है, यानी कि बगीचों का रखरखाव करता है। मेडिकल विभाग, इसका संबंध शल्य चिकित्सा, दवाई आदि से है, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, यानी दवाइयां हैं, ऑपरेशन है, ये सभी चीजें मेडिकल विभाग के अंतर्गत आती हैं। फिर है कल्चर विभाग, इसका संबंध कला व साहित्य से है। इसका मतलब है कि जो भी हम काम करते हैं आपका कल्चर से रिलेटेड, कोई हस्तशिल्प है, कुछ भी है, कोई भी चीजें जो हम कला से रिलेटेड कर रहे हैं वो सभी हमारी कल्चर विभाग में आएंगी। फिर है फॉरेस्ट विभाग, इसका संबंध जंगल के पेड़ों व वनस्पति से है। वो एरिया सरकार के अंतर्गत होता है, यानी वन, जंगल, ये सभी सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो वो हमारा बन जाता है फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत। फिर है विदेश विभाग, इसका कार्य विदेशी राज्यों से संबंध बनाना है, मतलब दूसरे देश, दूसरे राज्यों से के साथ अपने संबंध बनाना और उनको अच्छा बनाए रखना क्या कार्य होता है। पाठ से पता चलता है कि किसी भी विभाग में संवेदना नहीं है, हर एक विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। मतलब हर विभाग अपना काम दूसरे विभाग को सौंप के बस उस कार्य से फुर्सत पा लेना चाहता है। अब ये हमारे पाठ के आसपास, अभी तक तो हमने पाठ से रिलेटेड देखा, पाठ के आसपास आपके सामने रखे गए हैं प्रश्न क्या हैं, इन्हें आपको अपने हिसाब से उत्तर देने होंगे। पहला है, कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों को यह संकल्प दोनों बार किस वजह से भंग करना पड़ता है। मतलब दो ऐसे प्रसंग होते हैं जहां पर वो विभाग का चिंता नहीं करते, गवर्नमेंट की आदेश की अनुमति की इंतजार नहीं करते और वो जो है पेड़ को हटा देने के लिए जो है तत्पर हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन कौन सी थी? दो प्रसंग ऐसे कौन कौन से आए थे वो बताने। तो पहला प्रसंग क्या है? पहली बार दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार होने का प्रसंग कहानी के प्रारंभ में ही आता है, जब माली की सलाह पर वहां इकट्ठी भीड़ जो है पेड़ हटाकर दबे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है, किंतु सुप्रिंटेंडेंट वहां आकर उन्हें रोक देता है तथा ऊपर के अधिकारियों से पूछने की बात कहता है। इस प्रकार पहली बार संकल्प भंग हो जाता है। तो सभी जितने खड़े थे क्लर्क बोलते नहीं चलिए हटा दे, लेकिन सुप्रिंटेंडेंट साहब मना कर देते हैं कि नहीं, मैं पहले आगे से इजाजत लेकर आता हूं। अब दूसरा कब होता है? यह प्रसंग दोपहर के भोजन के समय आता है। दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए बनी फाइल आधे दिन तक सेक्रेटरिएट में ही घूमती रही, परंतु कोई फैसला ना हो सका। कुछ मनचले किस्म के क्लर्क सरकारी फैसले के इंतजार के बिना पेड़ को स्वयं हटा देना चाहते थे। उसी समय सुप्रिंटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया और कहा कि हम खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन आता है। तो ये पेड़ जो है कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, तब हम नहीं हटाएंगे। वहां से जवाब आने पर पेड़ हटवा दिया जाएगा। इस प्रकार दूसरी बार फाइल अन्य विभाग में भेजने के कारण लोगों का संकल्प भंग हो जाता है। तो दो बार लोगों ने ऐसी कोशिश करी, लेकिन दोनों ही बार वो पेड़ को नहीं हटा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है,
ये कहना कहां तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में उत्तर दीजिए, तर्क दीजिए। तो मतलब यहां पर अगर हास्य व्यंग्य है तो करुणा भी है। करुणा किसकी है? उस आदमी की है। तो क्या ऐसा है? तो आप जो भी उत्तर देंगे, हाँ है तो तर्क दीजिए, नहीं है तो तर्क दीजिए। मतलब करुणा है या नहीं है, आपको इस उत्तर को देना है, और साथ ही हाँ या ना या नहीं, ये तो देना ही देना है। साथ ही आपको ये देना है कि आप इस उत्तर से को क्यों दे रहे हैं। अगर हाँ कर रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। ये कहना बिल्कुल सही है कि ये कहानी हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ है, चारों तरफ भीड़ जमा है, वे जामुन के पेड़ तथा रसीले जामुनों की चर्चा कर रहे हैं, परंतु दबे व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं होता। क्लर्कों, अधिकारियों तथा विभागों की फूहड़ हरकतें हास्य के साथ करुणा को जागृत करती हैं। यानी कि हंसी के साथ साथ करुणा की भी जागृत करती है कि वो ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में जो दबा है उसके लिए कोई नहीं सोच रहा। फाइल चलती रहती है, मालिक ही दया करके उसे खाना खिला देता है। लोग आदमी को काट कर उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ने की बात कहते हैं। यह संवेदनहीनता का चरम रूप है। मतलब आदमी काटा जा सकता है मगर पेड़ नहीं काटना। तो ये क्या है? ये आदमी व्यक्ति की संवेदनहीनता है कि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं बची है। कल्चर विभाग का सचिव उसे अकादमी का सदस्य बना देता है, उससे मिठाइयां मांगता है, परंतु उसे बचाने का प्रयास नहीं करता। जो कल्चर विभाग के जो सचिव आते हैं साहित्य अकादमी के, वो उस व्यक्ति से को सदस्य बनाए जाने की मिठाई खिलाने के लिए बोलते हैं कि आप हमें मिठाई कब खिलाएंगे, लेकिन उस पेड़ से नीचे निकालने की बात नहीं करते हैं। देशों से के संबंध के नाम पर आम आदमी की बलि चढ़ाई जा सकती है। ये सभी घटनाएं करुणा की गहनता को व्यक्त करती हैं। कि मतलब ये आप हर आदमी पे, हर बात पे आदमी की बलि चढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि उस व्यक्ति को किस हद तक तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट है, यदि आप माली की जगह होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? मतलब अगर आप अपने आप को माली की जगह रखते तो क्या आप सरकार के फैसले का इंतजार करते उस व्यक्ति को उसके नीचे से निकालने के लिए? अगर आप इंतजार करते तो आप ऐसा क्यों करते, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? ये दोनों ही हालत में आपको तर्क देना है। यदि मैं माली की जगह होता तो मैं हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करता। मतलब हम इंतजार नहीं करते। मैं सबसे पहले अपने सहकर्मियों को तैयार करके उस पेड़ को हटाता और दबे हुए व्यक्ति को निकाल कर उसका इलाज करवाता। मानव जीवन सरकारी कार्रवाई से अधिक महत्वपूर्ण है। संकट के समय में मौके पर उपस्थित सरकारी कर्मचारी स्वयं ही निर्णय ले सकता है। यदि मैं माली की जगह होता तो मेरी सहानुभूति दबे हुए व्यक्ति के साथ होती, परंतु सरकारी फैसले में के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। सरकारी नियम इतने पेचीदा होते हैं कि उसमें उलझकर व्यक्ति का सारा जीवन नष्ट हो जाता है। सही कार्य करने पर भी सजा मिलती है। तो क्या है, ये तो हमारी सोच थी कि हम गवर्नमेंट के आदेश का इंतजार नहीं करते और उस व्यक्ति को निकालते। तो आप भी अगर इस सहमत हैं तो आप इसी तरीके से उत्तर लिखेंगे। आप अगर ऐसा असहमत हैं तो आपको उसका तर्क देना होगा कि आप सरकार का इनके आदेश का इंतजार क्यों करते और क्या कारण होता। तो आप जो भी आंसर देंगे उसका तर्क देना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये किस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको शीर्षक सुझाना है। इस जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसमें और कुछ क्या है। कहानी वैकल्पिक शीर्षक सुझाइए। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर शीर्षक गढ़े जा सकते हैं। मतलब आपको जो शीर्षक सुझाना है उसमें आपको क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट, कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया है। कई फाइल का जिक्र आ रहा है, तो अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है। एक तो पॉइंट ये है कि फाइल से रिलेटेड है बात। दूसरा, सरकारी दफ्तरी की लंबी और विवेकहीन कार्यप्रणाली की ओर बार बार इशारा किया गया है। तो दूसरा आप ये बता सकते हैं कि वहां पर जो प्रक्रिया चलती है वो भी किस हद तक जो है असंवेदनशील रहती है।
फिर है कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। जो कहानी का जो मेन पात्र है वो इस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये इन 3 बेसिस पे आपको 3 जो है शीर्षक सुझाने हैं। तो जो पहला था हमारा, कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया है और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है। तो इस पे हम जो है इस कहानी का शीर्षक फाइल दे सकते हैं। दूसरा है सरकारी दफ्तरी की लंबी और विवेकहीन कार्यप्रणाली की ओर बार बार इशारा किया गया है। तो जो उसका प्रक्रिया है उस पे है, तो उसका नाम हम रख देते हैं सरकार दफ्तरी चक्कर, कि मतलब दफ्तर के ही चक्कर कटते रहते हैं पूरी कहानी में, कि ये विभाग वो विभाग के ही चक्कर कटते रहते हैं। फिर तीसरा है कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। तो क्या, बेचारे इंसान की बात, आप एक ये भी टॉपिक रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 बिंदुओं पे हम इस तरह के 3 टॉपिक रख सकते हैं, हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर हमने यहां खत्म किए। ध्यान दीजिएगा कि बहुत सी चीजें जो आपसे पूछी जा रही हैं उसमें तर्क जरूर पूछा जाता है। अगर आपने सिर्फ हाँ या ना करके आंसर छोड़ दिया तो वो आपका आंसर, आपको उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। तर्क के ही मेन उत्तर होता है जो मेन नंबर मिलते हैं, तो उन तर्कों को देना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जो पाठ यही खत्म हुआ। थैंक यू, बाय बाय।